आप सभी का धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में जारी हैं। जम्मू कश्मीर में के 5 लोकसभा की सीटों में चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। सेकंड फेज की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तभी मीडिया ने ये प्रयास किया है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई महान शख्सियत हैं जिन्होंने शानदार कमान की है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अधीन हो या गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन में हो। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं तो कहूँगा कि मेरे नसीब आज बहुत अच्छे हैं। मैं एक ऐसे नसीब वाले से बात करना जा रहा हूँ आपके लिए, वो हैं डॉक्टर नसीब चंद डीगरा जी, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और जिस तरह बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चों की अगर शल्य चिकित्सा सर्जरी करने तो बच्चा नहीं बताता है, उनमें महारत रखते हैं डॉक्टर नसीब चंद डीगरा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मैं फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नसीब चंद डीगरा जी, जो एक बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं बच्चों की बीमारी के लिए, आपका स्वागत करते हुए ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने कमान भी की है जहाँ सर्जरी में, वहाँ डॉक्टर डीगरा सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की, जो आपने अभी तक देखा, जो हुआ अच्छा हुआ, मगर और अच्छे की आवश्यकता है। लोकसभा के चुनाव हैं, अभी तक जो प्रचार चल रहा है किसी ने इस बारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा। आपका अनुभव, सभी जो चुनाव लड़ रहे किसी भी राजनीतिक दल से हों और आवाम हो, कि जो गुजर गया उसे भूल जा, मगर उसे नसीहत लिखे और क्या क्या जम्मू कश्मीर मेडिकल साइड में किया जा सकता बेहतर इलाज के लिए। बेहतर जो इलाज हमारा करते हैं वो भी डॉक्टर साहब कई मुसीबतों में जूझ रहे होते हैं, उसके लिए क्या सरकार कर सकती है, अगली जो भी सरकार बने। सबसे पहले मैं तो तभी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो बात है आपके सामने रख सकूँ। मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरे विचार आपके विचारों से थोड़े मुख्तलिफ हों, क्योंकि देखा ये गया है कि हर बंदे का अपना अपना जो है तरीका है बात करने का या उसको रखने का। इससे पहले कि मैं जो मुद्दा नगोके जी ने बोला उसके ऊपर आऊँ, मैं 2-3 चीज़ें जो है उनको हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी जिम्मेवारी दी गई हो, वो हमेशा उसको अपनी बेस्ट पॉसिबल जो वो है कैपेबिलिटी है उससे करने की कोशिश करता है। लोगों ने अक्सर ये कहते हैं लोग कि नहीं जी उसने ये अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी से काम करता है, एक चीज़। दूसरा, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, उसको परखने के लिए आपको पास्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट से लेके पास्ट तक मिला के उसको देखना है, ना कि एक सिंगल तरीके से करने की कोशिश करें। मैं बहुत तहदिली से नगोके जी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ख़ासकर इस मौके पे इन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन को असेस करने का मौका दिया है। जम्मू कश्मीर की जो जूनियर टेरिटरी है, मैं कहता हूँ इसमें लाजवाब काम हुआ है एज़ फार एज़ जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर का जो है जो शोबा है। हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेज थे, इस समय 11 मेडिकल कॉलेज हैं। नर्सिंग की सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, चाहे वो एमएससी की हों, पैरामेडिकल की हों या बीएससी की हों। पीजी की जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं, एमबीबीएस की सीट्स बड़ी हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी काम हुआ है। इससे मिलती जुलती बात यह है कि जो आपका रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका जो सीधा प्रभाव जो है हमारी हेल्थ सर्विसेज पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को आपने रजौरी से लाना है, पुंछ से लाना है, तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हुई हैं बढ़िया हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको इम्प्रूव करने की या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ, वेल सेड डॉक्टर नसीब चंद डीगरा साहब। मुझे याद है कि कहा, इतिहास भी बता रहा सर जी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अटैक्स में मरने वालों या बलिदानी होने वालों की संख्या से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में है। जी अभी ही एक एक्सीडेंट हुआ है, 10 लोग जो हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सीडेंट में मारे गए। जी कहा ये जाता है, यू आर ए बेटर जज सर, आपने देखा है एज ए प्रिंसिपल, एज ए टॉप सर्जन, जब तक जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, डोडा हो, जब तक पेशेंट लाया जाता है तो
आखिर ये होता है, ऑलमोस्ट डेड होता है। अगर बच भी गया होता तो इतना लॉस ऑफ ब्लड होता है। अब जी। जैसे आपने कहा, और मेरा नसीब अच्छा है, दर्शकों को ये मैं भी जानकारी दे दूँ, एम्स में बहुत जल्दी सर जो ये सिस्टम कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, अगर ब्लड की जी जरूरत जी पड़ेगी वो वहाँ तक जाएंगे। दैट इज़ राइट। मगर डॉक्टर नसीब चंद डोगरा सर, आपने बताया, आपने खुद देखा, मशरूम ऑफ ग्रोथ अगर कह रहे तो गलत नहीं होगा सर, कि मेडिकल कॉलेज बहुत बन गए, जी और जितने जम्मू हमारे कश्मीर में खास करके जम्मू डिवीज़न में मेडिकल कॉलेज हैं, हर जगह से ये खबर आ रही है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जी क्या जो भी सरकार आगे बनेगी सर, लेट बाई गॉन, बी बाई गॉन, इस पर सरकार अमल करेगी? चूँकि ये मेडिकल कॉलेज इलाज के साथ साथ डॉक्टर नसीब चंद डोगरा साहब, बच्चे जो स्टूडेंट हैं जी। उनके लिए बड़ा आवश्यक है। वो अच्छा तभी दे सकेंगे इलाज जब वो खुद ट्रेन होंगे। इस बारे में आप सुझाव, जो भी सरकार बने, जो भी यहाँ पर खड़ा है, चाहे जी। किसी पार्टी से है या लोकल है या मेरे जैसे जर्नलिस्टों से पूछ सकता है, किसी भी कैंडिडेट से, चाहे इंडिपेंडेंट हो, भाई आप मेडिकल में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज का जो वर्किंग है ना, आप लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि पेशेंट केयर है। सिर्फ पेशेंट केयर नहीं है, मेडिकल कॉलेज की वर्किंग 3 स्टेप पे काम करती है। एक स्टेप तो है टीचिंग वाला, जो मेन काम है, दूसरा है रिसर्च, और तीसरा है जो क्लिनिकल वर्क है, चाहे ऑपरेटिव वर्क है, क्लिनिकल वर्क है। देखा ये गया है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा बना है, और मैं कहूँगा कि कोविड एक वरदान भी था। इसने हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अगले आने वाले 20-30 साल में बड़ी अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरा, मेरे ख्याल में जब से हमारा जो यूटी बना है, यूटी बनने से भी जो काफ़ी सारे बॉटलनेक्स थे, वो बॉटलनेक्स जो है उनको थोड़ा सा क्लियर हुए और हमारा काम जो है ज़्यादा चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी जो है एक इशू, बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले महीने ही 25 तारीख को कि 28 तारीख को एक कमेटी बनी है जिसका ये काम है कि जो चावला कमेटी, जिसने रिपोर्ट दी कि मेडिकल कॉलेज और जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें कुछ उन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स रखे हैं। उसमें एक रेफरेंस पॉइंट ये भी है कि मेडिकल कॉलेज की वर्किंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और इसमें मैं शॉर्टेज का जो इशू लेने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में स्टाफ ज़्यादा भी है और कई स्टाफ में कम है, इसलिए जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन है फैकल्टी की, उसको दूर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एकेडमिक अरेंजमेंट किया है, कंट्रेक्चुअल किया है, मैं कहता हूं कि वो ठीक है, टेम्परेरी मेजर वो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक परमानेंट फैकल्टी लाने की ज़रूरत है। और तीसरा ये है, मैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा, वो है कि कुछ लोग जो मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए, बाहर वाले इंस्टीट्यूशन से रिटायर हुए हैं, वो टीचर थे, उनकी फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाया, मेडिकल एजुकेशन नहीं ले पाया। एक तो कुछ लोग थे, उन्होंने कंट्रेक्चुअल एकेडमी ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल में एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के नीचे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज़ करके किया, मुश्किल हो जाता है। मैंने कुछ अपने कोलीग से बात भी की, कुछ लोग ऐसे हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, काफ़ी सारे में एक ऑनररी या गेस्ट फैकल्टी का जो है एक सिस्टम है, जिसमें जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे कोई मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर रिटायर हो गए, आप उनको हफ्ते में 2 बार बुला लीजिए, 1 घंटे का लेक्चर देके चले जाएंगे, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। वो मैं कह सकता हूँ कि गिविंग बैक टू द इंस्टीट्यूशन, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं एक सोसाइटी से हूँ, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वो गिविंग बैक टू द इंस्टीट्यूशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक आदमी जो अभी लेक्चरर ज्वाइन कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस और एक प्रोफेसर का एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क रहता है। वो आपको लाइफ सिचुएशन जो उसने फेस की है वो अच्छे तरीके से आपको बता सकता है। तीसरा, मैं ये कहूँगा फैकल्टी का जो शॉर्टेज का इशू है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को मेरे ख्याल काम कर भी रहे हैं और मेरे ख्याल जल्दी होना चाहिए। एक तो है कि मेडिकल कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस और स्कीम्स, इसमें आपको पे, पर्क्स और प्रमोशन की जो है वो पैरिटी लानी पड़ेगी, बराबर लाना पड़ेगा इन सबको। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, वहाँ पे एक पंडित BD शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उनके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो पे, पर्क्स और प्रमोशन और रिक्रूटमेंट है वो उनके थ्रू होती है। ऐसा ही अगर सिस्टम हमारा स्कीम्स के थ्रू बन जाए
कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में आना है, जो स्कीम का सिस्टम है उसके ऊपर न्यू मेडिकल कॉलेज है उसमें ले। अभी तक हमारा जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर में 4 टायर सिस्टम चल रहा है, लेक्चरर, एपी, एसोसिएट प्रोफेसर, लेकिन नए वालों में 3 है, एपी, एसोसिएट प्रोफेसर। इसको ख़त्म करना चाहिए, बराबर लाना चाहिए। और इनकी जो पे है वो मेरे ख्याल में एक ऑनरेबल पे होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेक्चरर, उसकी और मेडिकल कॉलेज जम्मू के लेक्चरर की पे बराबर है। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैंने एमएस की, एमसीएच की, उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। मेरी पे और मेरी वाइफ की पे, वो लेक्चरर थी, स्कूल एजुकेशन में बराबर थी। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डिस्पैरिटी है, आपको इसको दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर नसीर चंदीगढ़ सर, बड़े ऐसे पॉइंट है और मुझे पूरी उम्मीद है जो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का मैं तभी मीडिया के माध्यम से मैं निभा रहा हूँ कि इस पर सभी गौर करेंगे। ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जिस तरह आपने कहा कि एक कहावत भी है, मैं ये भी जोड़ूंगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। मुझे याद है एम्स जो आया है वो भी आपके बहुत अच्छे कुलीग हैं जो सर्वा है मेडिकल एम्स के, डॉक्टर शक्ति गुप्ता। उन्होंने कई जो ऐसे बुलाए हैं, विदेश के भी डॉक्टर बुलाए हैं जो निष्काम सेवा देना चाहते हैं जी। अगर वो ये एंड देर वेलकम, देर हैप्पी टू ज्वाइन। आप जैसी शख्सियत, और मैं दर्शकों के लिए बात और भी जानना चाहूँगा और मैं आपसे विनती करूँगा, बात छुपाइएगा नहीं, दर्शकों को ज़रूर बताइएगा जिसके महारत आप रखते हैं, कि डॉक्टर साहब ये हो जैसे आपने भी कहा एक सोने पे सुहागा होगा। आपके बारे जो हम सुनते रहे हैं, क्योंकि मेडिकल से मेरा लगाव रहा है सर, और लंबे समय से मैं तो कह लीजिए मेरे नसीब अच्छे हैं कि आज नसीब चंद दीघा साहब इसमें हैं। सर आप जो सर्जन हैं, बहुत छोटे बच्चों के आपने कुछ ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन किए हैं। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जंगल में मोर नाचा किसने देखे कि कहावत याथार्थ तो होती है, अब कम हो रही हो, अभी भी रही है। दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा सर, वो जो एक रिकॉर्ड आपने बनाया छोटे से बच्चे का, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, उसका ऑपरेट, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा दर्शकों तक वो पहुँचे। वो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में तब मैं मेडिकल कॉलेज फैकल्टी में नहीं था, मैं नया पीजीआई से एमसीएस करके आया था। तो एक छोटा सा बच्चा, कश्मीरी पंडित फैमिली थी जिसकी छाती और पेट में एक सुराख था और सारी जो अंतड़ी थी वो चेस्ट छाती में चली गई थी। बच्चे को बड़ी मुश्किल से वो सांस लिया जा रहा था उससे, तो अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो बिना सांस के उसकी जो डेथ भी हो सकती। तो जो भी उस समय पॉसिबल था हमने वो सर्जरी की। मेरे साथ एनेस्थीसिया के बड़े अच्छे हमारे सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर रणभूषण जी, उन्होंने हेल्प की तो वो बच्चा बच गया। लेकिन उस समय हमारा बड़ा सिस्टम प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव मतलब बड़ा माइन्यूट सा छोटा सा सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। अब जो है वो हालात बदले हैं, काफ़ी अच्छे हुए हैं और मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे अब हम लोग जब उनको बताते हो पता नहीं क्या होगा, बचेगा नहीं, लेकिन अब तो हम कहते हैं कि नहीं जी बच सकता है। काफ़ी अच्छा जो है वो पिकअप हुआ है। दूसरी बात मैं आपकी जो आप कह रहे थे मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँगा। जो आपने कहा एक्सीडेंट वाला सिस्टम, ट्रॉमा जिसको कहते हैं, ट्रॉमा सर्जरी, ये अब ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है एक यूथ की, प्राइम ऑफ यूथ में ये एक्सीडेंट होते हैं 15 से लेके 35 साल, जब 40 साल की एज में, और मैक्सिमम हमारा यूथ जो है उसमें उसकी कई बार डेथ भी हो जाती है। और मेरे ख्याल में जम्मू वालों के लिए एक बड़ा अच्छा वरदान है कि एम्स जो है उसने ट्रामा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी हमारे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का वो रहता है, काम रहता है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ट्रॉमा नहीं कर रहे, उसकी सर्जरी नहीं करें, बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैं एक ये बात कहूँगा कि जो हमारे सेंटर्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स भी गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे रामबन में है, बटोद में है, वो सर्जरी तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन मेरे ख्याल वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम जिसको कहते हैं ना प्री मतलब हॉस्पिटल केयर कहते हैं, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम उसको केयर दे सके, एक प्रॉपर जो है रेससिटेशन या उनको प्रॉपर जो एक अच्छी फर्स्ट एड दे सके, ताकि वो एक अच्छी कंडीशन में जम्मू मेडिकल कॉलेज या अभी एम्स में पहुंच जाए, ताकि हम उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से ट्रीट कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर नसीब सर, मेरा नसीब बड़ा अच्छा होगा। दर्शकों के लिए ये मैं जानना चाहूँ कि थोड़ा सवाल संभवतः हो सकता है आप पूरी तरीके से ना जवाब दे पाए, मुझे उसका भी दुख नहीं होगा। हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका सीधा असर जो स्टाफ में जाता है पेशेंट पर ज़्यादा जाता है। कई जगह आपस में
टॉप डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, चाहे माना आप कुछ किडनी वगैरह ट्रांसफर हो रही हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ये जो गुत्थी आपस में सुलझ नहीं रही है, डॉक्टरों में भी असंतोष है सर, ये बात है, और सर पेशेंट में भी है, और इसीलिए पेशेंट यहाँ से मजबूर होके बाहर चला जाता है। हाउ वी कैन स्टॉप इट? देखिए, अगर आपने किसी भी आदमी से जो किसी भी पोजीशन है उससे अगर काम लेना है तो उसको आपको पहले कंफर्टेबल करना पड़ेगा। लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर काम नहीं करते हैं। अब मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतना काम होता है कि अगर आप इसका कंपैरिजन कहीं आप राजस्थान के लोग आपके पास दाखिल हो जाए, गुजरात के लोग आपके पास दाखिल हो जाए, होता है तकरीबन जब अब श्री माता वैष्णो देवी की जब मतलब जो है तकरीबन ज़्यादा होती है, जहाँ ये वाला आपका जो अपना श्री अमरनाथ यात्रा होगी, तब कुछ लोग हमारे पास आते हैं और वो इतने कम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारी सफाई, हमारे लोगों के काम करने का तरीका इतना बढ़िया है कि वो हमें कम्प्लीमेंट देके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमों का जो प्रावधान है, मैं ये कहूँगा कि फैकल्टी को पहले मैं बताऊंगा, जब मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया, हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी। अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो उनको कम से कम बैठने के लिए अच्छी जगह दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी क्लास लेगा, उसको कंप्यूटर रखने के लिए जगह चाहिए, उसने पानी पीना है, उसने चाय पीनी है, उसने जो है क्लास के लिए तैयार करना है, तो उसको अच्छी बैठने के लिए तैयार करने के लिए फैसिलिटी चाहिए, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि लोगों का प्रमोशन का जो सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये बताऊंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया, उसके 4-5 साल के बाद हमारे कुछ सीनियर कोलीग थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे रिटायर हुए पूरी नौकरी करके, क्योंकि पोस्टें कम थी, अगर थी तो ऊपर वाली पोस्टें नहीं थी। एपी के बाद एसोसिएट की पोस्ट नहीं है, एसोसिएट के बाद प्रोफेसर, बॉटल नेक थी, पिरामिड बना हुआ था। वो आपको कुछ तरीके से ये कम हुआ है, लेकिन इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, कुछ गवर्नमेंटें हैं जैसे राजस्थान वाले हैं, मध्य प्रदेश, एक DACP सिस्टम है, वो है डायनेमिक अश्योर्ड वो कंटिन्यूस प्रमोशन स्कीम। मतलब ये है कि कोई बंदा लेक्चरर है, AP की पोस्ट नहीं है, तो जब वो अपना टाइम कंप्लीट करता है उसको प्रमोशन दीजिए, उसको पैसे तो दे दीजिए, उसको पैसे दीजिए, और प्रमोशन या उसको वो जो आप पोस्ट है तब दीजिए जब पोस्ट अवेलेबल, लेकिन उसको पैसे दो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ जो आपने टच नहीं की, मैं टच करूँगा कि हमारे लोगों पे ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, खासकर मेडिकल कॉलेज के ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का काफ़ी बड़ा इनके ऊपर एक लांछन लगता है। वो मेरे ख्याल में कोई जो है बंदा ये नहीं चाहता कि मैं प्रैक्टिस ही करता रहूँ। प्रैक्टिस एक प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कहेगी तो प्रैक्टिस कोई करेगा, नहीं करेगी तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चावला कमेटी की रिपोर्ट्स को पढ़ें तो उसने बड़े अच्छे तरीके से लिखा, डॉक्टर साहब ने, चावला साहब जो थे वो मेडिकल से PGH चंडीगढ़ के डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे नामी डॉक्टर थे। उनकी जो रिकमेंडेशन उन्होंने लिखा कि हाँ जी, इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कीजिए, लेकिन इनको कंपनसेशन करिए। कंपनसेशन ये करिए कि इनको स्कीम्स के लेवल के, PGA के लेवल के पे पर्क्स दीजिए। सी, डॉक्टर जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसने बच्चे पढ़ाने हैं, खाना भी खाना, अच्छे कपड़े लगाने हैं, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंसों में भी जाना, कहीं भी जाना, तो पैसे होंगे तो वो करेगा ना। अगर उसके पास पैसे नहीं, वो क्या करेगा? तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप अच्छी सैलरी दीजिए उसको, प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। 2 सिस्टम बन जाएंगे, जिन लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिनको नहीं ज़रूरत है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें। तो एक ये दोगलापन छोड़ दीजिए ना, है ना। तो लोगों को कंपनसेट करते दीजिए और उनको एक चॉइस दीजिए, भाई ये हमारी सैलरी है, आपको ये सैलरी मिलेगी, हम अच्छी सैलरी दीजिए, आप प्रैक्टिस नहीं करिए। दूसरा ये है कि लोग, इनको एक और काम करना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करना है। चोपड़ा नर्सिंग होम को जल्दी से जल्दी फंक्शनल करना चाहिए। पिछले 10 साल से चोपड़ा नर्सिंग होम नहीं चल रहा, जो कि एक प्राइम सोर्स था मेडिकल कॉलेज की इनकम का। मैं डॉक्टर तारिक आज़ाद, डॉक्टर सुलेमान चौधरी और 2-3 डॉक्टर्स थे जो मैक्सिमम सर्जरी वहीं करते थे। उसका फ़ायदा ये था कि हम लोग वहाँ रहते थे, पैसे कम मिलते थे, लेकिन पेशेंट को फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, और दूसरे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम उनको पैसे वापस मिल जाते थे। तो वो इन्होंने बंद कर दिया, वो उसको शुरू करना चाहिए जल्दी। और दूसरा, जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनके साथ जैसे PGI एम्स में प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड बनाइए। मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ
कि लोगों को ये रहता है कि ये सैनिटेशन अच्छी नहीं है, ये जो हमें बेड नहीं मिल रहा, तो जो और खप कौन डालते हैं, वही लोग डालते हैं जिनके पास थोड़े से पैसे जेब में होते हैं। गरीब आदमी बेचारा कहता है जी मेरा इलाज हो गया, डॉक्टर ने मेरे को देख लिया, मेरे को दवाई हॉस्पिटल मिल गया, वो बेचारा उसी में खुश है। तो वो जो लोग छोड़ डालने वाले हैं वो चोपड़ा नसीब में करवा लें, रश कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होएगा, गरीब आदमी के लिए और पैसे आ जाएंगे। दूसरा ये होगा सैनिटेशन अच्छी हो जाएगी, अगर कंसेशन कम होगी तो सैनिटेशन अच्छी होगी। और तीसरा क्या होगा, डॉक्टरों की शिकायतें कम हो जाएंगी। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन एक रिफ्ट आती है, जो लड़ाई लगती है, मेरे ख्याल में वो किसी हद तक कम हो जाएगी। डॉक्टर नसीब चंदी का सब दिल नहीं कर रहा कि और ज्ञान की बातें लेके दर्शकों को दूं, मगर समय पहले ही घड़ी टिक टिक आगे बढ़ गई है। आखिर में इस लोकसभा चुनाव प्रचार में जो तभी मीडिया ने एक प्रचार शुरू किया है पॉजिटिव के लिए जी, उसमें आपका संदेश, जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके समर्थक है और देशवासियों को आखिर में आपका संदेश सही। मैं इससे पहले कि मैं अपने इसको जो आपने मेरे को मौका दिया उससे थोड़ा सा ख़त्म करूं, मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़े दिन पहले आगरा में था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। वहाँ पे एक ज्ञानी एक डॉक्टर साहब जो थे, प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी के रिटायर आगरा मेडिकल कॉलेज से आए, तो उनको स्टेज पे आने का न्योता दिया गया और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अच्छी कही। एक तो ये कही कि भाई जब आप कोई सर्जरी करते हैं तो उससे पहले कि कॉम्प्लिकेशनें हो या सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो, उससे पहले जो भी आपका इष्ट देव है जो भी है उसको याद कर लीजिए, कॉम्प्लिकेशन होने के बाद नहीं करिए। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जब भी आप ऑपरेशन करते हैं, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सोचिए कि आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अपने रिश्तेदार का कर रहे हैं, तो उससे आप गलती नहीं करेंगे और सेटिस्फाई होंगे। और तीसरी बात मैं कहूँगा, मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे टीचर भी रहे हैं, HOD सर्जरी भी थे, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी रहे, PSC के मेंबर भी रहे, डॉक्टर गोस्वामी साहब। तो मेरे संबंध उनके साथ एक भाई की तरह भी हैं, एक बड़े बुजुर्ग की तरह भी हैं मेरे रहे। तो वो बड़ी बार हमें कहते थे कि जो पेशेंट है डॉक्टर की डेजिग्नेशंस और डिग्रियां नहीं देखता है, वो ये देखता है कि मेरे मरीज़ को अगर प्रॉब्लम हुई तो उसके काम कौन आया। वो ये नहीं देखेगा ये प्रिंसिपल था, ये HOD सर्जरी था, वो आया नहीं। वो जो बंदा, चाहे वो इंटर्न था, एक मेडिकल स्टूडेंट था, अगर वो पेशेंट की प्रॉब्लम का हल या उसको कोई सोलेस दे सके तो वो उसके लिए डॉक्टर है, ना कि एक डिग्रियों वाला या जो डेजिग्नेशन वाला डॉक्टर है। मैं यही कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ये दोहराऊँगा कि आयुष्मान भारत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सिग्नेचर जो प्रोग्राम है, J&K में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसमें एक ही मेरे को जो उसमें त्रुटि कही है या मेरी सुजेशन कही है कि जो सबके लिए है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये कहूँगा, एक बंदा पैदल आ रहा है वो भी आयुष्मान भारत है, एक बंदा फॉर्चूनर में आता है वो भी आयुष्मान भारत है। ये थोड़ी सी ज्यादती लगती है। इससे क्या होगा कि जो आयुष्मान का गरीब जो है उसको फ़ायदा तो मिल रहा है, मैं नहीं ये करूँ नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपने 5 लाख का कवर रखा है उसके लिए 10 लाख का कर दीजिए। उसको जो फॉर्चूनर में उसको भाई साहब आपके पास पैसे हैं, आप थोड़े से पैसे खर्च के वहाँ करवा लीजिए जाके, मेरे ख्याल में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ये थोड़ी सी एक विडम्बना है, उसको दूर करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन हमें भी एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि कोई बंदा जो है वो मेरे घर के सामने वो फेंकता है पर लिफाफा मैं उसके घर के सामने फेंकता हूँ। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे एक बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं, उसमें डालिए, सफाई रखिए। मेरे ख्याल में अगर आप सफाई रखेंगे तो हमारा काम काफ़ी कम हो जाएगा डॉक्टरों का। क्योंकि मैं महर्षि चरक का एक वो पढ़ रहा था, चरक संहिता पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला कि 90% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये उन्होंने उस समय बोला, ये मैं कहता हूँ आपका 2500 साल पहले, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं 90% प्रॉब्लम जो है अगर आप अपना अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, सफाई रखोगे, उससे हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छी जो आपकी दवाई है वो आपका खाना पीना है। मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व सांसद, पूर्व जांबाजी कर चुके हेल्थ मिनिस्टर लाल सिंह है, या गुलाम नबी आज़ाद हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, ऑनरेबल डॉक्टर नसीब चंद दीगरा की हर शब्द को वो अपने दिल में लेकर ये प्रण करेंगे, इनमें कोई जीते या हारे
मगर जो डॉक्टर नसीब चंद दीगर सर ने कहा है उस पर अमली जमा बनाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दर्शकों, थैंक यू, आपको थैंक यू, इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।